हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 विज्ञान विषय के अध्याय 5 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण के अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आपके नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार आपकी विज्ञान विषय की जो पुस्तक है उसमें भारी बदलाव किया गया है। तो उसी नई बुक 2023-24 के अनुसार हम आज की इस क्लास में आपके पार्ट 5 के अभ्यास के हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो फिर बच्चों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 विज्ञान विषय के अध्याय 5 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण के अभ्यास और पाठ के भीतर दिए गए समस्त प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो बच्चों, हमने अध्याय 1 से लेकर 4 तक सभी के अभ्यास प्रश्न बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिए हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप सभी अध्यायों के अभ्यास प्रश्नों को आसानी से देख सकते हैं। बच्चों, चलिए क्लास शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं अध्याय 5 के अभ्यास प्रश्नों की। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पाठ के भीतर दिए गए कुछ अभ्यास प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय उद्यानों यानी नेशनल पार्क्स, वन्य जंतु अभयारण्यों यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व एरियाज को बनाने का क्या उद्देश्य है, मकसद क्या है, यानी सरकार इनका निर्माण क्यों कर रही है, आखिर इनके बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है, वजह क्या है, कारण क्या है, वो आपको बताने हैं। देखो बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा? राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जंतु अभयारण्यों एवं जैव मंडल संरक्षित क्षेत्रों को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है पौधों और जंतुओं के लिए संरक्षित और सुरक्षित क्षेत्र उपलब्ध करवाना, ताकि ज्यादा से ज्यादा जीव जंतु और पेड़ पौधों पादपों को ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके, उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। इसी उद्देश्य से विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र और अभयारण्यों की स्थापना की गई है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 2। वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का मतलब है बच्चों वनों का विनाश होना। वनोन्मूलन का मतलब क्या है? वनों का विनाश होना, ठीक है, या वनों का नष्ट होना, ये मतलब है वनोन्मूलन का। तो वनोन्मूलन से जहां वर्षा में कमी आती है तो दूसरी ओर बाढ़ आना कैसे संभव हो सकता है? ये क्या बोल रहा है कि जहां वनों के विनाश होने से एक तरफ तो वर्षा में कमी आती है, वही कहा जाता है कि वनों के नष्ट होने से बाढ़ जैसी स्थिति भी उत्पन्न होती है। तो ये दोनों बातें कैसे संभव है, ये हमें समझाना है। तो बच्चों, वनोन्मूलन से यानी वनों के विनाश होने से वायुमंडल में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, CO2 गैस, इसका जो स्तर है वो क्या होता है? बढ़ जाता है, जिसके कारण पृथ्वी पर क्या बढ़ता है? ताप और प्रदूषण के स्तर में क्या हो जाती है बच्चों? वृद्धि हो जाती है। यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने से पृथ्वी पर एक तो ताप और प्रदूषण दोनों के स्तर में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के कारण ही जो जल चक्र है, उस जल चक्र का संतुलन क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। और वर्षा दर में क्या आती है? वर्षा की दर में कमी आती है, जिसकी वजह से क्या होता है? सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है। वही दूसरी ओर वनोन्मूलन यानी वनों के विनाश होने से मृदा यानी जो मिट्टी है उसकी जो जल को ग्रहण करने की, जल को धारण करने की जो क्षमता है, और भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर जो अंतःस्त्रवण पर क्या पड़ता है? विपरीत प्रभाव पड़ता है। यानी कि वनोन्मूलन होने से एक तो मृदा की जो जल धारण करने की क्षमता है उसमें कमी आती है, और भूमि की ऊपरी सतह से जो जल नीचे की ओर क्या होता है? अंतःस्रावित होता है, भूमि के अंदर रिसता है, उसमें भी क्या होती है? कमी आती है। और जिसके कारण क्या होती है? जिसके कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि मृदा उस पानी को नहीं सोख पाती और वो जल भूमि के अंदर स्रावित नहीं हो पाता है और ऊपर ही ऊपर पड़ा रहता है, जिसकी वजह से क्या होती है? बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न होती है। तो हम कह सकते हैं कि वनों के विनाश होने से बारिश में कमी भी आती है, और यही वनों के विनाश होने के कारण बाढ़ के लिए भी ये क्या है? जिम्मेदार है। यानी ज्यादा से ज्यादा अगर वन नष्ट होंगे
तो इससे बाढ़ आने की संभावना भी क्या हो जाएगी, बाढ़ आने की संभावना भी बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 3। कुछ विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज, यानी का मतलब है कि कुछ विशेष निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां वो क्या हो सकती है, विलुप्त हो सकती है। क्या यह सच है? क्या प्रश्न कह रहा है कि कुछ जो विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज यानी जो प्रजातियां हैं जो कुछ क्षेत्र विशेष में ही पाई जाती है, क्या वो विलुप्त हो सकती है? क्या यह बात सत्य है या नहीं सत्य है? तो हम कहेंगे हाँ, यह बात क्या है बच्चों, यह बात सत्य है। ठीक है, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के आवास के नष्ट होने यानी रहने की जो जगह है उसके नष्ट होने, बढ़ती हुई जनसंख्या और नई स्पीसीज यानी जो प्रजातियां है उनके प्रवेश से किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जो प्रजाति है उसके प्राकृतिक आवास पर प्रभाव पड़ने से ये क्या हो सकती है, ये विलुप्त हो सकती है। यानी कि किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली जीव जंतुओं और पादपों की जो प्रजातियां हैं वो उनके या तो आवास के नष्ट होने से, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण या फिर किसी नई प्रजाति के उस स्थान पर प्रवेश होने के कारण वो विशेष क्षेत्र स्पीसीज है उसके लुप्त होने का जो आपके लुप्त होने का जो खतरा है वो क्या हो सकता है, बढ़ सकता है और वो विलुप्त भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 4। चिड़ियाघर और वन्य प्राणी अभ्यारण्य में क्या अंतर है? इसमें चिड़ियाघर में जिसे हम क्या कहते हैं, जू कहते हैं, और दूसरा है वन्य प्राणी अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इन दोनों के अंदर अंतर क्या है? तो बच्चों देखें, चिड़ियाघर एक ऐसा स्थान है जहां प्राणी अपने कृत्रिम आवास में क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। कृत्रिम का मतलब है कि वो उस आवास को मानव के द्वारा निर्मित किया गया है। कृत्रिम आवास क्या है? कृत्रिम आवास का मतलब है मानव द्वारा निर्मित आवास। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे बच्चों हम कहते हैं कृत्रिम आवास। और दूसरा होता है प्राकृतिक आवास जो प्रकृति के द्वारा ही जीव जंतुओं के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, तो चिड़ियाघर एक ऐसा स्थान है जहां प्राणी अपने कृत्रिम आवास में क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। यहाँ जंतुओं को समय समय पर भोजन भी उपलब्ध करवाया जाता है। वही बात करें बच्चों अभ्यारण्य की, तो अभ्यारण्य वह क्षेत्र है जहां जंतु और उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से क्या होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। यानी वहां पर उनका जो आवास है वो प्राकृतिक होता है और यहाँ जानवर क्या करते हैं, खुद ही शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये दोनों के अंदर अंतर हो गया कि चिड़ियाघर के अंदर प्राणी कृत्रिम आवास में रहते हैं, अभ्यारण्य में वो प्राकृतिक आवास में रहते हैं। चिड़ियाघर में उन्हें खाना उपलब्ध करवाया जाता है जबकि अभ्यारण्य में वो शिकार करके खुद अपना खाना प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5। क्या केवल बड़े जंतुओं को ही विलुप्त होने का खतरा है? प्रश्न क्या कह रहा है कि क्या केवल बड़े जंतुओं के ही विलुप्त यानी नष्ट होने का खतरा है? तो ऐसा नहीं है। बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे जंतुओं के विलुप्त होने का जो खतरा है वो क्या है बच्चों, वो बहुत ही अधिक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्या वनोन्मूलन का कोई स्थायी हल है? वनोन्मूलन यानी जो वन है, जो वनों का विनाश हो रहा है, क्या उसका स्थायी हल है? इसको हम रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते? तो बच्चों हम कहेंगे जी हाँ, जो वनोन्मूलन है, जो वनों का विनाश हो रहा है उसका स्थायी हल क्या है, पुनः वनारोपण है। यानी हम जो वन नष्ट हो रहे हैं उनकी जगह दोबारा क्या करें, दोबारा से हम पेड़ पौधे वापस उगाए। तो इसका हल क्या है, इसका स्थायी हल है पुनः वनारोपण, यानी पुनः से हम दोबारा वनों का क्या करें, रोपण करें, पेड़ पौधों की ज्यादा से ज्यादा संख्या में फिर से उगाए। हम काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के लिए उससे अधिक संख्या में हमें क्या करने चाहिए, नए वृक्ष लगाने चाहिए। तो इस तरह हम जो वनोन्मूलन की समस्या है उससे छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं अभ्यास प्रश्नों के उत्तर। अभी तक हमने जो भी प्रश्न पढ़े वो आपके पाठ के भीतर दिए गए थे। अब हम अभ्यास के प्रश्न जो पाठ के पीछे दिए गए हैं उन प्रश्नों को उत्तर जानते हैं। देखें बच्चों, देखें अभ्यास का पहला प्रश्न, रिक्त स्थानों की उचित शब्दों के द्वारा पूर्ति कीजिए। पहली खाली जगह है वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं कहलाता है। तो बच्चों वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास के अंदर ही सुरक्षित या सुरक्षित होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बच्चों अभ्यारण्य। दूसरा है बच्चों, किसी क्षेत्र विशेष में
पाई जाने वाली स्पीसीज यानी जो प्रजाति है वो क्या कहलाती है बच्चों? वो कहलाती है विशेष क्षेत्र स्पीसीज यानी विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। अगला है प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से खाली जगह परिवर्तन के कारण क्या करते हैं? पलायन करते हैं। तो जो प्रवासी पक्षी है वो बहुत दूर स्थित क्षेत्रों से जलवायु परिवर्तन के कारण क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करते हैं। तो बच्चों पहली खाली जगह में आपको भरना है अभ्यारण्य, दूसरी में विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज और तीसरी में बच्चों जलवायु। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित में बच्चों अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला है वन्य प्राणी उद्यान और जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, दूसरा है चिड़ियाघर और वन्य जीव अभ्यारण्य, तीसरा है संकटापन और विलुप्त स्पीसीज और चौथा है वनस्पति जात एवं प्राणी जात। तो इन सभी के बीच में अंतर स्पष्ट करना है। बच्चों सबसे पहले बात करते हैं वन्य प्राणी उद्यान और जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। तो बच्चों वन्य प्राणी उद्यान किसे कहते हैं? ऐसे क्षेत्र जहां वन्य प्राणी यानी जंतु सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं। क्या रहते हैं? सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं, उसे कहते हैं वन्य प्राणी उद्यान या वन्य प्राणी अभ्यारण्य। अभ्यारण्य वह स्थान है जहां प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना या शिकार करना अथवा उन्हें पकड़ना पूर्ण रूप से क्या होता है? निषिद्ध होता है, यानी वहां पर मनाही होती है। ठीक है बच्चों। दूसरा है जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। तो वह क्षेत्र जो उस क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति की रक्षा करने के लिए संरक्षित है, यानी एक विशेष क्षेत्र जो उस क्षेत्र की जैव विविधता यानी जीवों के अंदर पाई जाने वाली विविधता और संस्कृति की रक्षा करने के लिए क्या है? संरक्षित है, उसे कहते हैं जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। आरक्षित क्षेत्र में कई सारे संरक्षित क्षेत्र है, जैसे अभ्यारण्य भी शामिल है, राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल है, झीलें भी शामिल है। ये सब क्या है? ये जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। दूसरा, भारत में लगभग 440 वन्य जीव अभ्यारण्य है, वही भारत में लगभग 15 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। तो ये दोनों के अंदर क्या हो गया बच्चों? अंतर हो गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसी का भाग 2 ख चिड़ियाघर एवं वन्य जीव अभ्यारण्य में आपको अंतर बताना है। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं चिड़ियाघर की। तो चिड़ियाघर एक ऐसा स्थान है जहां पर पशु पक्षी जो जानवर हैं वो अपने कृत्रिम आवास में रहते हैं, यानी कि मानव के द्वारा निर्मित आश्रय स्थल में रहते हैं। भाई बात करें बच्चों अभ्यारण्य की, तो अभ्यारण्य एक ऐसा स्थान है जहां पर जो जानवर हैं वो अपने प्राकृतिक आवास यानी प्रकृति के द्वारा निर्मित आवास में रहते हैं। ठीक है बच्चों। चिड़ियाघर की दूसरी विशेषता है कि जानवरों को सार्वजनिक दृश्य के लिए संरक्षित किया जाता है, यानी चिड़ियाघर के अंदर जो जानवर हैं उन्हें लोगों को दिखाने के लिए वहां पर उन्हें सुरक्षित रखा जाता है, ताकि लोग जिन जीव जंतुओं को प्राकृतिक आवास में जाकर नहीं देख सकते उन जंतुओं को वहां जाकर देख सकते हैं। और जो चिड़ियाघर है वो एक निश्चित क्षेत्र यानी छोटे क्षेत्रों के अंदर होते हैं। वही बात करें अभ्यारण्य की, तो जानवरों को बहुत बड़े क्षेत्रों में क्या किया जाता है? संरक्षित किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है। और ऐसे क्षेत्रों में शिकार करने की, पशुओं को चराने की, पेड़ काटने की आदि क्या होती है? मनाही होती है, पूर्ण रूप से प्रतिबंध होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसी का ग में आपको संकटापन जातियां और विलुप्त जातियों के बीच में अंतर बताना है। किसके बीच में? संकटापन जातियों और विलुप्त जातियों के बीच में अंतर बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं संकटापन जातियों की या प्रजातियों की। तो वे प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पर है, ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त यानी गायब होने के कगार पर है और उन्हें संरक्षित किए जाने की बहुत अधिक आवश्यकता है, यानी उन्हें बचाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, उन्हें संकटापन प्रजातियों के रूप में जाना जाता है। ठीक है बच्चों। वही बात करें विलुप्त प्रजातियों की, तो वे प्रजातियां जो पृथ्वी पर अब मौजूद नहीं है, यानी कि विलुप्त हो चुकी है, गायब हो चुकी है, उन्हें विलुप्त स्पीसीज के नाम से जाना जाता है। जैसे उदाहरण की बात करें तो संकटापन स्पीसीज के उदाहरण है जैसे बाघ और जंगली भैंसा। ये ऐसे जीव है जिन्हें अगर नहीं बचाया गया तो आने वाले समय में क्या हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे। वही बात करें विलुप्त प्रजातियों की, तो जैसे डायनासोर, ये क्या हो चुके हैं? ये पृथ्वी से विलुप्त गायब हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। घ वनस्पति जात
और प्राणी जात में आपको अंतर बताना है। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं वनस्पति जात की। तो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के क्या कहलाते हैं? वनस्पति जात कहलाते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे पादप हैं वो उस क्षेत्र के क्या कहलाते हैं? वनस्पति जात कहलाते हैं। वही बात करें प्राणी जात की, तो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जो समस्त जीव जंतु हैं वो उस क्षेत्र के क्या कहलाते हैं? उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं। बात करें उदाहरण की, जैसे साल, सागौन, आम, जामुन, फर्न, अर्जुन, ये क्या है? ये किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं, अतः ये उस क्षेत्र के क्या है? वनस्पति जात है। वही बात करें चिंकारा, नीला बैल, भौंकने वाले हिरण, फिर चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया, ये किसके उदाहरण हैं? ये सब बच्चों प्राणी जात के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 3, वनों उन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है? चर्चा कीजिए। यानी कि वनों उन्मूलन का मतलब है वनों के विनाश होने से, वनों के विनाश होने या नष्ट होने से इन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उन प्रभावों को हमें बताना है। सबसे पहले वनों के नष्ट होने से जो वन्य प्राणी हैं उन वन्य प्राणियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बच्चों वनों उन्मूलन से जो वन्य प्राणी हैं उनका जो प्राकृतिक आवास है जहां पर वो रहते हैं वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। और प्राकृतिक आवास के बिना जानवरों को रहने और प्रजनन करने के लिए कोई जगह नहीं बचती। वनों के नष्ट होने से उनका प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाता है, और जब उनका प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाता है तो उन जानवरों के रहने और प्रजनन के लिए कोई पर्याप्त जगह या उचित जगह नहीं मिल पाती है, जिसके परिणाम स्वरूप कई जानवर विलुप्त होने के कगार पर होते हैं, जिसकी वजह से कई सारी जो जानवरों की प्रजातियां हैं या जो वन्य प्राणियों की प्रजातियां हैं वो क्या हो जाती है? धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाती है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा है आपके वनों उन्मूलन से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है उसकी चर्चा करते हैं। तो वनों उन्मूलन का परिणाम क्या है? विश्व उष्णन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। क्या है? वनों के नष्ट होने का परिणाम ही क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का तापमान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी जो CO2 गैस है वो पौधों द्वारा अवशोषित नहीं हो पाती है और वो वायुमंडल में क्या होती रहती है? वायुमंडल में ही जमा होती रहती है, जिससे हमारा जो पारितंत्र है, हमारा जो पर्यावरण है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और धीरे धीरे जो पूरा परितंत्र का संतुलन है वो क्या हो गया है? बिगड़ गया है। और बिगड़ जाने से ही आज बिना मौसम बारिश हो रही है, बिना मौसम के सर्दी गर्मी कुछ का भी पता नहीं चल रहा है। पूरा जो मौसम का चक्र था वो क्या हो गया है? बदल गया है। यानी कि हमारा जो पर्यावरण का संतुलन था वो बिल्कुल क्या हो गया है? बिगड़ गया है। आगे ग्रामीण क्षेत्र पर वनों के नष्ट होने का क्या परिणाम पड़ता है? तो ग्रामीण क्षेत्र काफी हद तक ईंधन, फल, लकड़ी आदि के लिए किस पर निर्भर होते हैं? वनों पर ही निर्भर होते हैं। और वनों उन्मूलन यानी वनों के नष्ट होने से उन ग्रामीण लोगों के जो संसाधन थे वो संसाधन क्या हो गए हैं? कम हो गए हैं। और निर्जन जानवर भी ग्रामीणों के लिए एक खतरा बनते जा रहे हैं। ठीक है, आगे शहरी क्षेत्रों के लिए वनों उन्मूलन से क्या प्रभाव पड़ा है? तो शहर वनों उन्मूलन से सीधे प्रभावित तो नहीं होते हैं, लेकिन जलवायु में परिवर्तन की वजह से बाढ़ और सूखे जैसी आपदाओं का खतरा क्या हो जाता है? इन आपदाओं का खतरा बढ़ जाता है, जो शहरों को भी कहीं ना कहीं क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। और यह विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग की ओर लेके जाता है, जिसे समस्त दुनिया का ताप क्या हो गया है? धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है। ठीक है बच्चों, आगे पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा वनों के नष्ट होने से? तो वनों उन्मूलन से जो उपजाऊ भूमि है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? रेगिस्तान के अंदर परिवर्तित हो जाएगी। बाढ़ और सूखे जैसी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो भी वनों उन्मूलन का ही क्या है? परिणाम है। यानी बाढ़ और सूखा जैसी जो स्थिति है वो भी वनों के नष्ट होने के कारण ही क्या हो रही है? उत्पन्न हो रही है। वनों के नष्ट होने के कारण ही पृथ्वी की जो जलवायु है वो भी क्या हो रही है? बिल्कुल परिवर्तित हो रही है। ठीक है, अगला वनों उन्मूलन से जो हमारी आने वाली अगली पीढ़ी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वनों उन्मूलन ने हमारी जलवायु को क्या किया है? अत्यंत ही प्रभावित किया है। वनों की कटाई के कारण कई प्रजातियां आज
विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी है और कुछ प्रजातियां पहले से ही क्या है, विलुप्त है। तो अगली पीढ़ी कई सुंदर और आकर्षक प्राणी जात और वनस्पति जात को देखने में सक्षम नहीं होंगे। नहीं हो सकता है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो आज के वन्य प्राणी या पेड़ पौधों पादपों को न देख पाए, क्योंकि जब तक अगली पीढ़ी आएगी हो सकता है कई हजारों जीव जंतु पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे, इस प्रकृति से विलुप्त हो जाएंगे। उन्हें विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों का शिकार होना पड़ सकता है। उनके पास ईंधन और कागज आदि भी नहीं होगा। ये जो प्राकृतिक संसाधन है हो सकता है ये भी तब तक क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 दिया गया है, क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहे, यदि हम वनों को काटते रहे तो क्या होगा। तो बच्चों, यदि हम पेड़ों को काटते जाए तो बारिश और मिट्टी की उर्वरता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी वर्षा भी कम हो जाएगी और आपकी मिट्टी की उर्वरता भी कम हो जाएगी। साथ ही साथ जो प्राकृतिक जलवायु है उस जलवायु में भी क्या आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा। इसके अलावा मिट्टी की जो जल धारण करने की क्षमता है उसमें भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, जिसकी वजह से बाढ़ आने की संभावना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। साथ ही साथ पशु जीवन और जो आपका पादप जीवन है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी आपका प्रभावित हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि हमारे पर्यावरण का जो पूरा संतुलन है, जो चक्र है वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। और धीरे धीरे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने से कई सारी प्राकृतिक आपदाएं, कई सारे अन्य बीमारियां और विभिन्न प्रकार की समस्याएं हमारे सामने क्या हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी और धीरे धीरे मानव का इस पृथ्वी पर रहना क्या हो जाएगा, दूभर हो जाएगा। अगला, क्या होगा यदि किसी जंतु का जो आवास है वो क्या हो जाए, बाधित हो जाए। तो बच्चों, यदि किसी जंतु का आवास बाधित हो तो क्या होगा, तो जंतुओं का जीवित रहना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि यदि उन्हें रहने की जगह है वो यदि नष्ट हो जाएगी, बाधित हो जाएगी, तो उनका जीवित रहना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनका जो प्राकृतिक आवास है वो क्या होगा, बाधित होगा। उनके पास रहने और प्रजनन के लिए कोई जगह नहीं होगी। परिणाम स्वरूप वे जीवित नहीं रह पाएंगे और भोजन की कमी के कारण जंतु पास के गांवों में धीरे धीरे भटकने लगेंगे और घरेलू पशुओं को अपना शिकार बनाएंगे और मानव जीवन को भी क्या करेंगे, मानव जीवन को भी बुरी तरह प्रभावित करेंगे। सीधी सी बात है कि यदि जंगलों में जो जीव रह रहे हैं उनके आवास नष्ट हो जाएंगे तो वो धीरे धीरे गांवों की ओर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो वो गांवों में रहने वाले घरेलू पशु और मानव जीवन को भी क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। अगला, यदि मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो क्या हो जाए, अनावृत हो जाए, यानी कि अनउपजाऊ हो जाए, तो क्या होगा। तो बच्चों, यदि कि मिट्टी की ऊपरी परत क्या हो जाए, अनावृत या अनुपजाऊ हो जाए, तो वह जल से क्या हो जाएगी, धुल जाएगी। अनावृत का मतलब है कि ऊपर का जो आवरण था वो बिल्कुल हट जाए, तो वो जल से क्या हो जाएगी, धुल जाएगी। और ऊपरी परत के हटने से उपजाऊ जो भूमि है वो धीरे धीरे रेगिस्तान में क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। इसके अलावा जल के साथ बहकर मिट्टी नदी के तल में क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी, जिसकी वजह से नदियों की गहराई कम हो जाएगी, जिससे बाढ़ आने की जो संभावना है वो भी बच्चों क्या हो जाएगी, कई गुना बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 संक्षेप में उत्तर दीजिए। हमें जैव विविधता यानी जीवों में पाई जाने वाली विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए, यानी उन्हें बचाकर क्यों रखना चाहिए। तो बच्चों, हमें जैव विविधता का संरक्षण इसलिए करना चाहिए क्योंकि यह सभी जीवों और पर्यावरण के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, लाभदायक है। हमें इसे विलुप्त होने से बचाने के लिए हमें यानी हमारे जीव जंतु और पर्यावरण को विलुप्त होने से बचाने के लिए जैव विविधता का क्या करना चाहिए, जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। जहां तक संभव हो हमें जो जैव विविधता है, जीवों के अंदर जो पाई जाने वाली विविधता है, उसे बचाकर रखने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमारे पर्यावरण का संतुलन बने रहेगा और विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से हम क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। अगला, संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, ऐसा क्यों। तो जो संरक्षित वन है, जो सरकार के द्वारा सुरक्षित घोषित किए गए हैं, वो भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि जो शिकारी हैं वो इन क्षेत्रों में पहुंचकर वन्य जंतुओं का क्या करते हैं, शिकार करते हैं। इसके अलावा अवैध अतिक्रमण और शिकार के खिलाफ सख्त नियम बनाने की क्या है, जरूरत है। अभी तक ऐसी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। इस वजह से आज भी
जो संरक्षित क्षेत्र सरकार के द्वारा घोषित किए गए हैं वहां पर अवैध रूप से खनन कार्य हो रहा है, अवैध रूप से अतिक्रमण हो रहा है या अन्य गतिविधियां हो रही है, शिकारियों के द्वारा शिकार की क्रिया की जा रही है, जीव जंतुओं को किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अतः जो संरक्षित क्षेत्र हैं वहां पर भी जो वन्य जीव जंतु है वो आज भी पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 का ही घ, इसमें दिया हुआ है बच्चों कि कुछ आदिवासी जंगल पर निर्भर करते हैं, कैसे? तो बच्चों कुछ आदिवासी अपने भोजन के लिए, ईंधन के लिए, लकड़ी के लिए और आश्रय यानी रहने के लिए आदि के लिए अभी भी वनों या जंगलों पर ही निर्भर हैं। वे वनों के अंदर ही रहते हैं और उन पर ही अपनी आजीविका के लिए निर्भर रहते हैं। अगला है वनों उन्मूलन के कारक और उसके प्रभाव क्या है? तो बच्चों वनों उन्मूलन का जो सबसे मुख्य कारण है वो है एक तो बढ़ता हुआ शहरीकरण और बढ़ता हुआ औद्योगिकरण यानी उद्योग धंधे। अधिक भूमि और संसाधनों की आवश्यकता के कारण वनों का कटाव क्या हुआ है? बढ़ा है। वनों उन्मूलन के परिणाम क्या है? तो मरुस्थलीकरण। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे रेगिस्तान यानी जो मरुस्थलीय भाग है वो बढ़ रहा है और धीरे धीरे प्राकृतिक आपदाएं क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसने पौधों और जंतुओं की कई प्रजातियों को भी क्या कर दिया है? असुरक्षित कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो वनों उन्मूलन का मुख्य कारण क्या है? शहरीकरण यानी बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकरण, उद्योग धंधे। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के द्वारा भूमि और संसाधनों का अतिदोहन। इसके परिणाम क्या है? इसका परिणाम क्या है? बढ़ता हुआ मरुस्थलीकरण और प्राकृतिक आपदाओं की संख्या में वृद्धि आना। ठीक है, ये इसके प्रमुख परिणाम है। आगे बढ़ते हैं। रेड डेटा पुस्तक क्या है? रेड डाटा पुस्तक क्या है? तो रेड डाटा पुस्तक में सभी लुप्त प्राय जंतुओं और पौधों का क्या होता है? रिकॉर्ड होता है। लुप्त प्राय जानवरों और लुप्त प्राय पौधों के लिए अलग अलग रिकॉर्ड बुक बनाए जाते हैं। यानी रेड डाटा बुक के अंदर समस्त प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पर है या विलुप्त हो चुकी है उनके बारे में क्या है? पूरी जानकारी है। अगला है प्रवास से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों प्रजनन और विभिन्न उद्देश्यों के लिए पक्षियों और जानवरों की कुछ प्रजातियां अपने निवास स्थान से किसी अन्य निवास स्थान में क्या होती है? स्थानांतरित होती है। प्रजनन और विभिन्न उद्देश्यों यानी भोजन, आवास आदि के उद्देश्य से पक्षियों और प्रजातियों जानवरों की जो कुछ प्रजातियां हैं वो कुछ निश्चित समय के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होती है? स्थानांतरित होती है। जलवायु परिवर्तन के कारण पक्षी हर बार एक विशेष समय के दौरान दूर के क्षेत्रों में चले जाते हैं और कुछ समय बाद वापस अपने मूल निवास पर लौट जाते हैं। तो कुछ प्रजातियों के इस आवधिक को यानी अपने मूल स्थान को छोड़कर कुछ निश्चित समय के लिए दूसरी जगह पर जाना और वापस अपने मूल स्थान पर आना, ये जो आपका आवधिक है यानी ये जो प्रक्रिया है ये किस नाम से जानी जाती है? ये प्रवास के नाम से जानी जाती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, फैक्ट्रियों एवं आवास की मांग की पूर्ति हेतु अनवरत क्या हो रही है? कटाई हो रही है। क्या इन परियोजनाओं के लिए वृक्षों की कटाई न्याय संगत यानी उचित है? इस पर चर्चा कीजिए और एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो बच्चों फैक्ट्रियों और आवास की मांग की आपूर्ति हेतु कटाई करना कभी भी क्या नहीं है? न्याय संगत यानी उचित नहीं है। पेड़ों को काटने से ऑक्सीजन में कमी आती है और CO2 की मात्रा में क्या होती है? वृद्धि यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से प्रत्येक व्यक्ति का जो जीवन है वो क्या हो जाता है? दुर्भर हो जाता है। पेड़ों को काटने से वर्षा में कमी आई है क्योंकि पेड़ वर्षा का लाने में क्या होते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फैक्ट्रियों और आवास की मांग की पूर्ति हेतु पेड़ पौधों को काटना कभी भी उचित नहीं है, क्योंकि यदि धीरे धीरे वनों उन्मूलन हुआ, पेड़ पौधों की संख्या में कमी आई तो प्राकृतिक संतुलन पूर्ण रूप से बिगड़ जाएगा, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ जाएगी और आपकी वर्षा में भारी कमी हो जाएगी, प्राकृतिक आपदाओं की संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी, जिससे व्यक्ति का जीवन जीना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने में आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? अपने द्वारा की जाने वाली क्रियाओं की सूची तैयार कीजिए। तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं? बच्चों हम कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा हम क्या लगा सकते हैं? वृक्ष लगा सकते हैं।
वनों की कटाई के लिए हम रोकथाम के प्रयास कर सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा पार्कों का निर्माण करवा सकते हैं और जो वृक्ष हैं उनकी उचित तरह से रखवाली करके उन्हें बड़ा बनाने में मदद कर सकते हैं ताकि वो नष्ट ना हो या फिर उन्हें किसी तरह से नुकसान न पहुंचे। तो इस तरह हम अपने आसपास हरियाली को बनाए रखने के लिए ये कुछ उपाय कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगा सकते हैं, वनों की कटाई पर रोक लगवा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पार्क बगीचों का निर्माण करवा सकते हैं और वृक्षों की रखवाली करवा सकते हैं ताकि वो वृक्ष क्या हो, सुरक्षित रहे। तो इस तरह ये कुछ हमारे द्वारा प्रयास किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, वनों के उन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, समझाइए। यानी वनों के नष्ट होने से वर्षा में किस प्रकार कमी आई है वो आपको बताना है। तो बच्चों, पौधों को भोजन बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 की जरूरत पड़ती है। कम वृक्ष का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना। यानी यदि पेड़ पौधे कम होंगे तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके उपयोग में क्या आएगी? कमी आएगी। मतलब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाएगी बच्चों? बढ़ जाएगी। क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो CO2 गैस है, वो पृथ्वी के द्वारा जो उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण है उन ऊष्मीय विकिरणों को क्या करती है? ग्रहण करती है, प्रग्रहण करती है, अवशोषित कर लेती है। अतः यदि इन ऊष्मीय विकिरणों की मात्रा में या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होगी तो क्या जो विश्व उष्णन है यानी जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी मात्रा में क्या हो जाएगी? बढ़ोतरी हो जाएगी। और पृथ्वी पर ताप में वृद्धि होने से जल चक्र का बिल्कुल संतुलन क्या होता है? बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? वर्षा दर में कमी आ जाती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, अपने राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों के विषय में सूचना को एकत्रित कीजिए और भारत के रेखा मानचित्र में उनकी स्थिति भी दर्शाइए। तो बच्चों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की। आप चाहे तो अपने राज्य के लिख सकते हैं। तो सबसे पहला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। यह सवाई माधोपुर जो जिला है राजस्थान में, उसके निकट ऐतिहासिक दुर्ग रणथंभौर के चारों ओर 395 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कहां पर है? सवाई माधोपुर क्षेत्र में या सवाई माधोपुर जिले में 395 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके उत्तर पश्चिम में बनास नदी और दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? चंबल नदी बहती है। 1974 में यह बाघों की गिरती हुई संख्या को रोकने के लिए बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। किसकी शुरुआत की गई थी? बाघ परियोजना की। कब? 1974 में। इसके अलावा यहाँ पर बाघों के अलावा चीतल, सांभर, नीलगाय, जल पक्षी, छिंकारा आदि भी पाए जाते हैं। अगला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इसे घना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? घना पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। यह भरतपुर जिले के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यहाँ लगभग 113 जातियों के विदेशी प्रवासी पक्षी, 364 जातियों के भारतीय पक्षी पाए जाते हैं। दुर्लभ सफेद सारस शीतकाल में यहां आते हैं। मानसून में बगुले, समच, पनकुआ, पनडुब्बी, श्वेत और काली गर्दन वाले स्टार्क यहां पर क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। स्थानीय पक्षी जैसे हंस, हंसावरसूक, चकवा चकवी, कोयल आदि भी यहां पर देखे जा सकते हैं। तीसरा है राजस्थान में राष्ट्रीय मरु उद्यान। ये थार के मरुस्थल में लगभग 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जैसलमेर और बाड़मेर जिले में फैला हुआ है। यहाँ पर छिंकारा, भेड़िया, रेगिस्तानी बिल्लियां, लोमड़ी, नेवला, पक्षियों में तीतर, डेमेजल क्रेन, गोडावन आदि देखने को मिलते हैं। अब बात करें भारत के नक्शे में इनकी स्थिति, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान यहाँ जैसलमेर और बाड़मेर की सीमा पर है। यानी कुछ हिस्सा जैसलमेर में भी है, कुछ हिस्सा बाड़मेर में भी है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान बच्चों भरतपुर में है। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है? ये बच्चों सवाई माधोपुर में स्थित है। तो ये आपको नक्शे के अंदर भी दिखाने थे। आगे बढ़ते हैं। हमें कागज की बचत क्यों करनी चाहिए? उन कार्यों की सूची बनाएं जिनके द्वारा हम कागज की बचत कर सकते हैं। तो बच्चों, हमें कागज की बचत इसलिए करनी चाहिए क्योंकि 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है।
ठीक है, अतः हमें कागज की ज्यादा से ज्यादा बचत करनी चाहिए, क्योंकि कागज का निर्माण किससे किया जाता है? वृक्षों से। तो यदि हम ज्यादा से ज्यादा कागजों की बचत करेंगे तो इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा हम वृक्षों को बचा सकते हैं। अब कागज की बचत करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कागज का पुनः उपयोग कर सकते हैं। एक कागज को एक बार काम लेने के बाद उसे हम जलाए नहीं, बल्कि रिसाइकल करके इसका दोबारा उपयोग कर सकते हैं। फिर कागज का पुनः चक्रण करना, पुनः चक्रण करके उसे दूसरी उपयोगी वस्तु में बदला। फिर कागज का मितव्ययता से उपयोग, यानी जितनी हमें जरूरत है उतना ही बहुत ही सावधानी पूर्वक कागज का इस्तेमाल करेंगे। और लोगों में जन जागरूकता अभियान चलाकर हम इसके बारे में लोगों को जागरूक कर सकते हैं। इस तरह अपनी तरफ से हम ये कुछ प्रयोग करके या ये कुछ उपाय करके कागज की बचत कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। नीचे दी गई शब्द पहेली को पूरा कीजिए। पहले ऊपर से नीचे की ओर। विलुप्त स्पीसीज की सूचना वाली पुस्तक। देखो बच्चों, ऊपर से नीचे की ओर देखोगे तो ये कौन सी पुस्तक है? रेड डेटा पुस्तक। पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? रेड डाटा पुस्तक। ये वो पुस्तक है जिसमें विलुप्त होने वाली प्रजातियों की जानकारी रखी जाती है। दूसरा, पौधों, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों की किस्में और विभिन्नताएं। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जैव विविधता। इसे क्या कहते हैं? जैव विविधता। इसका उत्तर हो जाएगा जैव विविधता। फिर बच्चों, बाएं से दाएं की ओर। पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं। पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं, तो उसे बच्चों क्या कहते हैं? तो वो आपको बताना है। पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीव पाए जाते हैं, तो बच्चों उसे कहते हैं जैव मंडल। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जैव मंडल। ये यहां पर दिया हुआ है, जैव मंडल। ठीक है। फिर विलुप्त हुई स्पीसीज। तो बच्चों, विलुप्त हुई जो प्रजातियां हैं उन्हें कहते हैं संकटापन। क्या कहते हैं? संकटापन कहते हैं। फिर एक विशिष्ट आवास में पाई जाने वाली प्रजातियां, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं बच्चों विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। क्या कहते हैं? विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। ठीक है। तो बच्चों, पहले का उत्तर क्या था? रेड डाटा पुस्तक। दूसरे का उत्तर जैव विविधता। तीसरे का उत्तर जैव मंडल। चौथे का उत्तर संकटापन। और पांचवे का उत्तर है विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। ठीक है। तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 5 के अभ्यास के समस्त प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।